नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में कक्षा 7 हिंदी का जो तीसरा पाठ है हिमालय की बेटियां, उससे संबंधित प्रश्न और उत्तर जो हैं वो यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सभी जो वीडियोज़ हैं मेरे द्वारा जो भी अपलोड की जाती हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। प्रश्न 1 है, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? उत्तर, नदियों को मां स्वरूप तो माना ही गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। प्रश्न 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? उत्तर, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। इन दो नदियों के बीच से अन्य दो छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। ये नदियां दयालु, हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर ये नदी बनी है। ये नदियां सुंदर एवं लुभावनी लगती हैं। प्रश्न 3, काका काले लकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? उत्तर, जल ही जीवन है। ये नदियां हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं। ये नदियां लोगों के लिए कल्याणी एवं माता के समान पवित्र हैं। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती बाड़ी करना शुरू किया। इसके अलावा ये नदियां गांवों और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहाकर ले जाती रही हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में, जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधों आदि के लिए भी बहुत जरूरी है। इस प्रकार नदियां हमारे लिए कल्याणकारी रही हैं। यही कारण है कि काका कालेलकर ने उन्हें लोक माता कहा है। प्रश्न 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? उत्तर, हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा महासागरों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे सही उत्तर है हिमालय की बेटियां। नागार्जुन जो है वो लेखक हैं इसके। ख है, लेखक ने किन्हें दूर से देखा था? उत्तर है हिमालय से निकलने वाली नदियों को। नदियों की बाल लीला कहाँ देखी जा सकती है? तो यहाँ पे सही उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी 1 घाटियों में, 2 नंगी पहाड़ियों पर, 3 उपत्यकाओं पर में और उपयुक्त सभी, तो अर्थात तीनों जो है वो सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम पाठ में नहीं आया है? तो यहाँ पे उत्तर है गोदावरी, मतलब रांची, सतलुज और कोसी का नाम आया है, केवल गोदावरी का नाम नहीं आया है। बेतवा नदी को किसकी प्रेयसी के रूप में चित्रित किया गया है? तो यहाँ पे सही उत्तर है मेघदूत की। लेखक को नदियां कहाँ अटखेलियां करती हुई दिखाई पड़ती हैं? तो उत्तर है इसका हिमालय की गोद में लेखक को नदियां जो है वो अटखेलियां करती हुई दिखाई पड़ती हैं। लेखक ने नदियों और हिमालय का क्या रिश्ता कहा है? तो यहाँ पे सही उत्तर है पिता पुत्रियों का। अगला प्रश्न है, लेखक किस नदी के किनारे बैठा था? तो लेखक जो है वो सतलुज नदी के किनारे पर बैठा था। यहाँ पर हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न है, लेखक ने हिमालय की बेटियां किसे कहा है और क्यों? उत्तर है, लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है क्योंकि उसकी उत्पत्ति हिमालय के बर्फ पिघलने से हुई है। अगला प्रश्न है, लेखक के मन में नदियों के प्रति कैसे भाव थे? उत्तर है, लेखक के मन में नदियों के प्रति आदर और श्रद्धा के भाव थे। तीसरा हमारा है, दूर से देखने पर नदियां लेखक को कैसी लगती थी? उत्तर है, दूर से देखने पर लेखक को नदियां गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई किसी शिष्ट महिला की भांति प्रतीत होती थी। अगला हमारा प्रश्न है, नदियों की बाल लीला कहाँ देखने को मिलती है? उत्तर,
नदियों की बाल लीला हिमालय की पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा गुफाओं में देखने को मिलती है। अगला हमारा प्रश्न है, समुद्र को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? उत्तर, समुद्र को सौभाग्यशाली इसलिए कहा गया है क्योंकि हिमालय के हृदय से निकली उसकी दो प्रिय पुत्रियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र को धारण करने का सौभाग्य समुद्र को ही प्राप्त हुआ। लघुत्तरीय प्रश्न है, नदियों की धाराओं में डुबकियां लगाना लेखक को कैसा लगता था? उत्तर, नदियों की धाराओं में डुबकियां लगाने पर उसे माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद जैसा ममत्व प्रतीत होता था। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के उद्गम के बारे में लेखक का क्या विचार है? उत्तर, लेखक को सिंधु और ब्रह्मपुत्र के उद्गम के बारे में विचार है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र के उद्गम के कोई विशेष स्थान नहीं थे, तो हिमालय के हृदय से निकली करुणा की बूंदों से निर्मित ऐसी दो धाराएं हैं जो बूंद बूंद के एकत्रित होने पर महानदी के रूप में परिवर्तित हुई हैं। हिमालय अपना सिर क्यों धुनता है? उत्तर, हिमालय की स्थिति वृद्ध पिता के समान है जो अपने नटखट बेटियों को घर छोड़कर जाता हुआ देखता है और उसे कुछ भी नहीं बोल पाता है, इसलिए वह अपना सिर धुनता है। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है या काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? उत्तर, मानव जाति के विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह जल प्रदान कर सदियों से पूजनीय व मनुष्य हेतु कल्याणकारी रही हैं। नदियां लोगों के द्वारा दूषित किया गया जल जैसे कपड़े धोना, पशु नहलाना व अन्य कूड़ा करकट भी अपने साथ ही लेकर जाती है। फिर भी नदियां हमारे लिए कल्याण ही करती हैं। मानव के आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मानव ही नहीं अपितु पशु, पक्षी, पेड़ पौधों आदि के लिए जल भी उपलब्ध कराया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि काका कालेलकर का नदियों को लोक माता की संज्ञा देना कोई अतिशयोक्ति नहीं। अगला प्रश्न है, लेखक ने सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई हैं? उत्तर, लेखक ने सिंधु और ब्रह्मपुत्र की विशेषताएं बताई हैं कि ये दोनों नदियां ऐसी हैं कि जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से बनी हैं। इनका स्वरूप विशाल और बृहत है। इनकी सुंदरता इतनी लुभावनी है कि समुद्र भी पर्वतराज की इन दोनों बेटियों का हाथ संभालने में सौभाग्यशाली समझते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के नाम लिखिए तथा बताइए कि लेखक ने उनके अस्तित्व के विषय में क्या विचार किया है। उत्तर, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के नाम हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र, रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि। लेखक का विचार है कि नदियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये वास्तव में हिमालय के कृपा पात्र हैं जिसके पिघले हुए दिल की बूंदें हैं। वे बूंदें एकत्रित होकर नदी का आकार ले लिया है और समुद्र की ओर बहती हुई समुद्र में जाकर मिलती हैं। निष्कर्ष में लेखक का विचार है कि हिमालय पर जमी बर्फ के पिघलने से ही इन नदियों का उद्गम होता है, इसलिए हिमालय के बिना नदियों का कोई अस्तित्व नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? उत्तर, इस पाठ का उद्देश्य लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम, उद्गम स्थल, उनके सदैव परिवर्तन होने वाले पल के रूप से परिचित करवाना है। हिमालय को पिता, नदियों को पुत्रियां व सागर को उनका प्रेमी माना गया है। लेखक ने यह बताना चाहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसी वृहत नदियां हैं जो हिमालय के हृदय से पिघली बूंदों से अपना अस्तित्व पाती हैं। इसे महानदी भी कहते हैं। अगला हमारा मूल्यपरक प्रश्न है, आप नदियों को किस रूप में देखते हैं? उनकी सफाई के लिए क्या प्रयास करते हैं या कर सकते हैं? उत्तर, हम नदियों को माँ की तरह कल्याणकारी रूप में देखते हैं। ये सदैव पूजनीय है। नदियाँ हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, अतः हमें इनके जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। इसके लिए हम यह प्रयास करते हैं कि नदियों में किसी भी प्रकार की गंदगी न फेंकें या डालें। हम नदी के किनारे कपड़े धोने, मूर्तियों को प्रवाहित करने तथा नालों के गंदे पानी डालने का सख्त विरोध करते हैं। हम सदैव नदी की स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भागीदार होते हैं।
धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए उपयोगी रही होगी। इसी तरीके के और भी अन्य जो हमारे पार्ट हैं, सभी के क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मेरे द्वारा करवाए जाएंगे। प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। धन्यवाद।